जय हो बाबा केदारनाथ की। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज ये 7वें नंबर की क्लास है उत्तराखंड रिवीजन क्लास में। दोस्तों, बाबा केदारनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे और बाबा केदारनाथ की इस नगरी में हमने रिवीजन क्लास शुरू किया है दोस्तों, पूरी उम्मीद के साथ। दोस्तों, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आप शिक्षा लीजिए और भविष्य का निर्माण कीजिए। दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे पवित्र प्रयाग कौन सा है? दोस्तों, उत्तराखंड में पंच प्रयाग माने जाते हैं, जो कि पंच प्रयाग की श्रेणी में आते हैं। आपको पता है उन पंच प्रयाग का मैंने पिछले वीडियो में नाम बता दिया है। उनमें से सबसे पवित्र प्रयाग कौन सा माना जाता है? दोस्तों, देव प्रयाग माना जाता है। और देव प्रयाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और टिहरी गढ़वाल कौन से मंडल में पड़ता है दोस्तों? गढ़वाल मंडल में ही पड़ता है उत्तराखंड के। और दोस्तों, यहाँ पर बताए, यहाँ पर एक सितौन शिव पट्टी है दोस्तों। क्या है? सितौन शिव पट्टी। सितौन शिव पट्टी में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहीं पर सीता माता समाई थी। और उसके बाद अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर क्या की थी दोस्तों? तपस्या की थी। यहाँ पर तपस्या की थी। और यहीं पर दोस्तों तपोवन है। यहीं पर तपोवन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। यहाँ देवप्रयाग में सीता माता समाई थी और श्री राम जी ने अपने अंतिम दिनों में तपस्या की थी। और यहीं पर तपोवन स्थित है दोस्तों। उस तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, एक बार इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप इस बात को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि पंचप्रयाग कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पर बताइए, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर सात ताल है। और सात ताल है दोस्तों। यहाँ पर इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है दोस्तों। इस बात का हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर है? नैनीताल में है। और दोस्तों, यहाँ पर इस झील की सबसे और भी आपसे पूछ सकता है कि इस झील की गहराई कितनी है दोस्तों? 19 मीटर। 19 मीटर है दोस्तों इसकी गहराई। और दोस्तों, इसकी जो आकृति है ये भी कई बार पूछता है। इस झील की आकृति कैसी है? अश्व खुर के समान है। अश्व खुर के समान है। दोस्तों, अश्व का खुर, जब हम गाय या भैंस का खुर देखते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का होता है। बीच में ये यहाँ पर एक जगह होती है। लेकिन जब अश्व कहते हैं घोड़े को, जब घोड़े के खुर की बात करते हैं, तो इस प्रकार की झील है ये। तो इसका आकार कैसा है दोस्तों? अश्व खुर के समान है। इसका आकार अश्व खुर के समान है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा माना जाता है ये 7 ही तालों से मिलकर बना है, जिसमें प्रमुख ताल आ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल कहाँ पर है? इसी में है। एक दोस्तों लक्ष्मण ताल भी इसी पर ही है। और दोस्तों, सीताराम ताल भी इसी में ही है। सीताराम ताल भी इसी में ही है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर और भी देख सकते हैं हम, इसी में क्या दोस्तों? पूर्ण ताल। इसी में ही है पूर्ण ताल। दोस्तों, ये लक्ष्मण, ये नल दमयंती ताल जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये कुमाऊं कुमाऊं मंडल में पड़ता है, कुमाऊं के नैनीताल में पड़ता है दोस्तों। और इसकी आकृति अश्व खुर के समान है। इसके प्रमुख ताल है। एक बात और दोस्तों, ये जो ताल है, ये आंतरिक, कैसे? आंतरिक आंतरिक जल धाराओं से जुड़े हुए हैं दोस्तों। आंतरिक जल धाराओं से जुड़े हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ये बात तो हम कई बार देख चुके हैं। मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी बहती है दोस्तों? मंदाकिनी नदी बहती है। कहाँ पर बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। इसी नदी के किनारे उत्तराखंड का धाम स्थित है दोस्तों। कौन सा? बाबा केदार धाम। बाबा केदारनाथ। ये केदारनाथ है दोस्तों। और आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2013 16-17 जून, यहाँ पर 16-17 जून 2013 में बाढ़ इसी में आई थी दोस्तों, यहाँ पर। आगे देखते हैं, जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? ये बहुत अच्छा है दोस्तों। जौलजीबी मेला
किन नदियों के संगम पर लगता है? किन नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों? काली गौरी नदी के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला। कहाँ लगता है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ कौन से मंडल में पड़ता है दोस्तों? इस चीज का आपको पता होना चाहिए। कुमाऊं मंडल में पड़ता है। अगला देखते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो सामने लिखा है दोस्तों आपके, यह है 520.82 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कार्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों। पहला पॉइंट, ये एशिया का सबसे पहला, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों। प्रथम नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में सर हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी दोस्तों। सर हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा पॉइंट, इसको यहाँ पर जब हम आजाद हो गए दोस्तों, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया दोस्तों यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा, रामगंगा है दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। उसके बाद दोस्तों एक प्रकृति प्रेमी है जिनका नाम है जिम कार्बेट, उपनाम गोरा ब्राह्मण भी है इनका। इनके नाम पर 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट नेशनल पार्क। पूरा नाम जिम कार्बेट भी है, कार्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों एक प्रश्न और आ जाता है, इसके मध्य में पाटलिदोन स्थित है। इसके मध्य में क्या है दोस्तों? पाटलिदोन स्थित है। ये एक जगह है पाटलिदोन। दूसरा दोस्तों इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी जानकारी हो सकती है कि ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में है दोस्तों। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल 2 जिलों में है। इस चीज में आपको एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी, रोचक जानकारी आपको मिलेगी कि नैनीताल दोस्तों कुमाऊं मंडल में है। कहाँ पर है? कुमाऊं मंडल में है। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर है? गढ़वाल मंडल में है। तो इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि ये नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जो उत्तराखंड के दोनों मंडल में पड़ता है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में। दोस्तों इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है? नैनीताल, नैनीताल का ढिकाला। नैनीताल में एक जगह पड़ती है ढिकाला, वो इसका प्रवेश द्वार माना जाता है दोस्तों। किसका? इस पार्क का दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको, 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पहला, ये देखिए किसका? भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किसको किया गया? जिम कार्बेट को। कब किया गया? 1 नवंबर 1973 को, 1973 को। दोस्तों इसको याद रखना है। इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है दोस्तों। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों। भोजपत्र वृक्ष, इसे वृक्ष मिलता है कहाँ पर? हिमालय में मिलता है दोस्तों। ये भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। इसके बाद चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? आपको पता है दोस्तों 1972 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? चमोली से हुआ था, चमोली से। और किसने शुरू किया था दोस्तों? आपको पता है, उनका नाम चिपको वुमन भी कहते हैं। चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध है, आप जाने गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर गोरा देवी, गोरा देवी नाम क्या है दोस्तों? गोरा देवी। दोस्तों वन बदलो, वन नीति बदलो। दोस्तों आपको पता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा करना था, वनों को बचाना था जब वनों की कटाई हो रही थी। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं। उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं दोस्तों? दूधा तोली को कहते हैं, दूधा तोली को कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना है दूध प्लस तोली। तोली कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन होता है, दूध की तोली, अर्थात तोली का अर्थ होता है, एक आपने शब्द सुना होगा कटोरा, इसको हम दूध का कटोरा भी कहते हैं। किसको? दूधा तोली को। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो जनजातियां पाई जाती है वो जनजातियां सर्वाधिक संख्या में यहीं पे निवास करती है। तो यहाँ पर वे अपने पशुओं को चराते हैं और उसे जो पशुओं का दूध होता है दोस्तों वो उनके पास इतना हो जाता है कि वो उसी से अपना जीवन चलाते हैं और बच भी जाता है उनके पास। तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से भरा रहता है।
इसलिए इसको कहा जाता है दूधा तोली। दूधा तोली ये क्या है दोस्तों? पठार। दूधा तोली पठार इसको कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, या उत्तराखंड की इसको छत भी कहा जाता है। इस चीज का आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। दूधा तोली। तो दोस्तों यहाँ से ये अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पामीर कहाँ पर है भौगोलिक विभाजन के आधार पर, तो ये मध्य हिमालय में है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के इस पामीर के पठार से, या दोस्तों एक पामीर का पठार स्पेशल भी है, लेकिन उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं या उत्तराखंड का पामीर का पठार किसे कहते हैं? वो दूधा तोली को कहते हैं दोस्तों। इससे 5 नदियों का उद्गम होता है। इससे कितनी? 5 नदियों का उद्गम होता है। देखिए, पहली पूर्वी नदी, पूर्वी नयार, दूसरी पश्चिमी नयार, तीसरी पश्चिमी रामगंगा, और चौथी अटागाड़ा है, और पांचवी वोनो है। ये अटागाड़ा दोस्तों वही है जो यहाँ पर मिलती है, ये गंगा में ये उसमें मिलती है दोस्तों, पिंडारी नदी में। पिंडारी नदी की ये सहायक नदी है। कौन? अटागाड़ा। और आपको पता है दोस्तों, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। पश्चिमी रामगंगा आपको पता है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? इसका तो उत्तर भी लिखा है दोस्तों। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है। नर और नारायण पर्वतों के मध्य में कौन स्थित है दोस्तों? आप सभी को पता है कौन है? बद्रीनाथ धाम स्थित है। और बद्रीनाथ धाम कहाँ पड़ता है? हमने कई बार आपको बता दिया दोस्तों, चमोली में पड़ता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की काले रंग की प्रतिमा है दोस्तों। विष्णु की कैसी है? काले रंग की प्रतिमा। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, भगवान विष्णु के साथ। याद रखना दोस्तों, इसकी भस्मासुर से जुड़ी हुई कहानी है। जब हम स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों जब बताएंगे, फिलहाल तो रिवीजन क्लास है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपको पता है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये तो दोस्तों हमने कई बार देख लिया, पेपर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। और दोस्तों भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। ये सारी की सारी बातें आप लिखते जाओगे दोस्तों। और भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहाँ होता है? टिहरी डैम पे होता है, जहाँ पर बना है टिहरी डैम। अगर उस जगह का नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो उस जगह का नाम है गणेश प्रयाग। क्या है दोस्तों? गणेश प्रयाग। और इसी को कहा जाता है दोस्तों पुराना टिहरी। टिहरी। और जहाँ टिहरी डैम बना है दोस्तों, आपको पता है उस झील का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर झील। स्वामी राम तीर्थ सागर झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। बहुत ही अच्छा, ये है कुछ उत्तराखंड की दोस्तों। एक बार इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे से मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं, उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भी पूछता है दोस्तों, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? कि ये पत्रिकाएं, इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है उत्तरा पर्वत, युग पहाड़ में, आज हिमालय में। उत्तरा से दोस्तों उत्तराखंड दर्शन, पर्वत से दोस्तों पर्वत जन, युग से युगवाणी, पहाड़ से पहाड़। और दोस्तों उत्तरा पर्वत युग पहाड़, ये दोस्तों यहाँ पर उत्तर में, आज हिमालय में। उत्तर में आज हिमालय में, यहाँ लगा दोगे ट्रिक आपको याद हो जाएगी। उत्तर से उत्तरा बन जाएगा, और आज से आज का पहाड़, और हिमालय से दोस्तों मध्य हिमालय। ये आपको याद लेनी है पूर्वासी और उत्तराखंड की संस्कृति। दोस्तों इनके बारे में पूछा जाता है कि उत्तराखंड दर्शन कैसी पत्रिका थी? एक मासिक थी, द्विमासिक थी, या वार्षिक थी, या त्रैमासिक थी? तो दोस्तों जिस प्रकार से आप किसी का भी मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, तो आपको कुछ नंबर याद करने हैं, फिर आपको याद हो जाएगा। नंबर क्या याद रखने हैं? 111। और दोस्तों ये 12 एक साथ याद रखना। 111 12, ये अलग नहीं है, एक है। 111 12 3 3 1 1 3, इस प्रकार से याद रख लेना है। जब दोस्तों मैं एक की बात करूंगा तो इसका अर्थ है आपको समझना है मासिक। इसका अर्थ क्या समझना आपको? मासिक। और जब 12 महीने होते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? वार्षिक। और दोस्तों जब 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिमासिक, यानी 3 महीने वाली पत्रिका। बस आपको ये समझना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्रम में याद रखना है। तो जैसी ये पत्रिका है दोस्तों, पहली बार एक है, यहाँ 3 मैंने शुरुआत में एक एक लिया है, तो आपको समझ आना है
कि ये पत्रिका तीनों के तीनों एक मासिक है, अर्थात एक महीने में छपती थी। और दोस्तों जो ये पत्रिका है पहाड़, ये पत्रिका कैसी है, वार्षिक पत्रिका है। इसके बाद दो दो क्या है, तीन तीन है। तो पहाड़ के बाद दोनों पत्रिका कैसी है दोस्तों, ये त्रैमासिक है। उसके बाद एक एक, उसके बाद दोस्तों कैसी है ये, एक एक। आपको इस प्रकार से याद रख लेना है, ये वार्षिक है और ये कैसी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये त्रैमासिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्रमुख पुस्तकें। देखिए प्रमुख पुस्तकें में होली हिमालय, होली हिमालय के रचनाकार कौन है दोस्तों, शेरमन ओकले, ई शेरमन ओकले पूरा नाम है इनका, ई शेरमन ओकले। अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक कौन है दोस्तों, 1928 में H.C. वाल्टन। और कुमाऊं का इतिहास 1937 बद्रीदत्त पांडे। हिमालय का इतिहास दोस्तों डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। और उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत। ये आपको याद ही याद करनी है दोस्तों, ये याद करनी पड़ेगी। हिमालय की यात्रा 1948 ये को दोस्ती क्या है, काका साहब कालेलकर। कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मठपाल। हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन। और दोस्तों मसूरी मेडले किसकी है, प्रोफेसर गणेश शैली की है। दोस्तों यहाँ पर कुली बेगार की बात कर लेते हैं। कुली बेगार क्या था दोस्तों, कुली का मतलब होता है सामान को ढोने वाला, और बेगार दो शब्दों से मिलकर बना है बेगार। गार का अर्थ होता है दोस्तों पैसा, और बे का अर्थ होता है बिना, यानी बिना पैसा दिए काम कराते थे कौन, अंग्रेज। बिना पैसा दिए अंग्रेज काम कराया करते थे दोस्तों उस समय। यहाँ पर फिर जब अंग्रेज पैसा नहीं, इसके बारे में दोस्तों पहले पढ़ेंगे, बस फैक्ट पढ़ना फिलहाल। तो कुली बेगार प्रथा दोस्तों अंत कब होगा, 13-14 जनवरी 1921 में। और दोस्तों इसका नेतृत्व कौन कौन करेंगे, इसका नेतृत्व दोस्तों कौन कौन करेंगे, यहाँ पर आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। ये जरूर पूछेगा आपसे यहाँ पर, इसको तो सभी जानते हैं दोस्तों, कौन, बद्रीदत्त पांडे, जिनको बीडी पांडे भी कहते हैं। और यहाँ पर हरगोविंद पंत, इनके साथ है सहयोगी हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। और एक सहयोग कौन है दोस्तों, चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। चिरंजी लाल कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों, आपको पता है सरयू और गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर बसा है। और वहीं पर कौन सा मेला लगता है, उत्तरायणी मेला लगता है। ये कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों, उत्तरायणी मेले में पहुंच जाते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, ये घबराना नहीं है दोस्तों, ये बस थोड़ा सा जरा सा दिक्कत आई है दोस्तों, इसको अभी ठीक हो जाएगा, हमारा ठीक कर रही है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अब आपको दिख गया होगा दोस्तों, ये तीन व्यक्ति कहाँ पहुंच जाते हैं, सरयू गोमती नदी के संगम पर बागेश्वर में। यहीं पर दिन होता है 13-14 जनवरी 1921। यहाँ पर कुली बेगार जो रजिस्टर थे दोस्तों, उन कुली बेगार रजिस्टरों को यहाँ पर इस सरयू नदी में बहा दिया जाता है। और यहाँ पर लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने भाग लिया था दोस्तों, 40,000 आंदोलनकारियों ने भाग लिया था इसमें। तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे, कुली बेगार प्रथा का संबंध किससे है। यहाँ पर बिना पैसा दिए, बिना पगार दिए काम कराया जाता था जबरदस्ती। और दोस्तों ये कब इसका अंत हुआ, 13-14 जनवरी यहाँ पर 1921 को। कहाँ पर, उत्तरायणी मेले बागेश्वर में। दोस्तों इसके बारे में आपको इतनी जानकारी बहुत है। इसके बाद दोस्तों ये तो हमें पता ही चल गया सरयू नदी में है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है, डोला पालकी आंदोलन दोस्तों ये कैसा आंदोलन था, ये एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है, खिलाफ आंदोलन है दोस्तों। इस आंदोलन में क्या था, डोला पालकी आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो ये दलितों का आंदोलन था दोस्तों, दलितों का आंदोलन है, दलितों का आंदोलन। यहाँ पर उत्तराखंड में एक नाम आप सुने होंगे, हरिप्रसाद टमटा, हरिप्रसाद टमटा। ये हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में पहली बार दलितों को क्या कहा था दोस्तों, शिल्पकार कहा था,
शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था, तो इसलिए इसको पूछा जाता है डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित है, या तो दलितों से या शिल्पकारों से। दोस्तों इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वर्ण जाति के जो दूल्हे होते थे उनको डोला पालकी में बैठने का अधिकार था और दलितों को नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर दलित या शिल्पकार क्या चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पर स्वर्ण लोगों के समान दूल्हे डोला पालकी में बैठने का अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों ये इस प्रकार का आंदोलन था। इसका आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 1930 एक डेट आ जाती है 1930 और नाम है जयानंद भारती। नाम क्या है दोस्तों? जयानंद भारती। 1930 में जयानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ और शिल्पकारों को या दलितों को डोला पालकी में बैठने का अधिकार मिल गया। दोस्तों यहाँ से इसी प्रकार से पूछा जाएंगे 3 प्रश्न। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ। ये दलितों से संबंधित है या शिल्पकारों से संबंधित है? ये स्वर्ण दूल्हों के समान अधिकार लेना चाहते थे, जो इनको अधिकार मिल गया कब? 1930 में। किसके नेतृत्व में? जयानंद भारती के नेतृत्व में। दोस्तों आपको पता है हरिप्रसाद टमटा ने पहली बार 1911 में इन दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, कनकट बैल आंदोलन। इसकी कहानी पीछे की बहुत बड़ी है। यहाँ पर बैल के कानों को पहले तो लोन लेते हैं, फिर बैल के कान को काट करके दोस्तों यहाँ पर बीमा भी ले लेते हैं। तो आपको समझना है कि इस प्रकार का आंदोलन कैसा है, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। डायरेक्ट बस ऐसे ही पूछा जाएगा, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार से संबंधित है। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? भूमिहीनों से संबंधित है। बिल्कुल आप सही समझ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, ये किसका नारा है? ये किस आंदोलन का नारा है? ये शराब विरोधी आंदोलन हुआ था दोस्तों। और 1984 में यहाँ पर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर नशा नहीं रोजगार दो, क्योंकि रोजगार की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका वास्तविक रूप से, यहाँ पर देखिए राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? ये राज्यपाल में निहित होती है। इसके बारे में दोस्तों एक बार इसको सभी के सभी लोग शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। देखिए ये राज्य का, देखिए अगर हम बात करें राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के ही में निहित होती है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। उसी प्रकार से हमने कहा अनुच्छेद। देखिए दोस्तों इसको बताइए आप जल्दी जल्दी, इसको एक बार जल्दी शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 153 राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा है? अनुच्छेद 153 के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल की। आपको पता है यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, ये राज्य विश्वविद्यालयों के यहाँ पर कुलपति होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। कार्यकाल दोस्तों वैसे 5 वर्ष होता है और वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 3 साल में, 2 साल में, 6 महीने में या अगले दिन भी हटा सकते हैं, वैसे 5 साल होता है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें राज्यपाल को यहाँ पर राज्यपाल किनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों? ये मुख्यमंत्री को भी दिलाते हैं, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी दिलाते हैं दोस्तों, शपथ दिलाते हैं। महाधिवक्ता को भी दिलाते हैं शपथ, महाधिवक्ता को भी दिलाते हैं दोस्तों शपथ। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो मुख्यमंत्री में होती है दोस्तों। ये राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं, और इनके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री होते हैं दोस्तों। इस बात का आपको पता है। यहाँ पर दोस्तों इस श्रृंखला को यहीं तक रखते हैं और दोस्तों मिलते हैं इस केदारनाथ सीरीज में कुछ नया लेकर के और बहुत अच्छा लेकर के। दोस्तों हमने हिंदी और उत्तराखंड दोनों की श्रृंखला चलाई है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको करते जाइए।
दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए लाभकारी हो सकती है। बस आपको दोस्तों एक काम करना है, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में दोस्तों।